तो हेलो बच्चों, जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने पहले पढ़ा था बच्चों, आपको पता है। वो पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण। क्या पढ़ा था बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा था। और उसमें गुरुत्वाकर्षण बल का जो सार्वत्रिक नियम था, तो ये दिया था वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो इस की विशेषता भी पढ़ी थी कि जो ये बल होता है, वो ये बल की जो प्रकृति होती है बच्चों, वो मैंने बताया था कि इसकी प्रकृति होती है, वो कैसे होती है? आकर्षण होती है, आकर्षण प्रकृति का होता है। कैसा होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है। और दूसरा मैंने बच्चों बताया था कि इसकी प्रवृत्ति होती है, वो कैसी होती है? दुर्बल होती है। कैसी होती है? दुर्बल प्रवृत्ति का होता है। दुर्बल प्रवृत्ति का इसलिए होता है, आपको मैंने बता दिया था कि हमने जो जी की वैल्यू थी वो निकाल, जी जो गुरुत्वीय स्थिरांक का मान था वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था। इसका मान था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर था। तो देखो ये 10⁻⁻11 में है ना। तो इसका मान बहुत कम सूक्ष्म मान के कारण ये कैसी प्रवृत्ति होती है? दुर्बल प्रवृत्ति होती है। और तीसरा मैंने बताया था कि ये सेंट्रल फोर्स कैसा बल है? केंद्रीय बल है। कैसा बल है? केंद्रीय बल है। तो कल मैंने बता दिया था ये भी बच्चों कि ये हमारे पास कोई दो पिंड होते हैं, तो इसके सेंटर और दूसरे पिंड के सेंटर के जो सेंटर से सेंटर के मध्य लगने वाला जो बल होता है, तो इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती थी? आकर्षण प्रकृति, है ना। तो मैंने बताया कि इसका m1 द्रव्यमान है और इसका द्रव्यमान कितना है? m2 है। तो इसके कारण यहाँ पे एक बल लगेगा, तो दो के कारण इस पे लग रहा है बल, तो इसका इसका मतलब क्या हुआ? इस पिंड दो के कारण एक पे लगने वाला बल है। तो इसकी दिशा इस तरफ क्यों है? क्योंकि ये आकर्षण प्रकृति का होता है, तो अपनी ओर क्या करेगा? दूसरा पिंड इसको अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये आकर्षण प्रकृति का होता है। तो ये इधर नहीं लग सकता, इधर नहीं लग सकता। जो इसकी जो दिशा होती है, क्रिया रेखा की दिशा होती है, वो सेंटर इसके सेंटर से सेंटर होती है। तो इसकी जो फोर्स होगा वो अप्लाइड होगा वो इसकी दिशा के अनुदिश होता है। तो इसलिए ये केंद्रीय बल होता है। ये इधर नहीं हो सकता ना इधर हो सकता। और मैंने बताया था कि इसकी जो परास होती है, वो परास होती है 10⁻⁻15 से अनंत तक होती है। कहाँ तक होती है? 10⁻⁻15 से अनंत तक होती है। दूसरा बच्चों इसमें ध्यान रखना है कि हमने ये भी पढ़ लिया था कि ये होता है, आपने पढ़ा था न्यूटन का जो नियम पढ़ा था, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, है ना। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया युग्म का भी पालन करता है। तो देखो ये टू m2 जो पिंड है वो m1 पर क्या लगा रहा है? एक बल लगा रहा है। तो इसी प्रकार ये m1 भी m2 पे क्या लगाएगा? बल लगाएगा। लेकिन ये लगाएगा तो क्या अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 2 1 लगेगा। इसका मतलब जो F12 का वेक्टर और F21 का वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होता है। तो ये किसका पालन करते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम का भी पालन करते हैं। तो आज बच्चों हमारा जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसी का जो पार्ट है, और वो पार्ट है। तो बच्चों देख लीजिए। जैसे हमने इसका जो फॉर्मूला बता दिया था, तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला आया था, वो आया था G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आया था। क्या आया था? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आया था। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन, बहुत इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये कह रहा है जैसे ये पिंड है ना। इसका मास दे रखा है, इसका मास कंडीशन कर लेते हैं m1 और m2 है। और ये कह रहा है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? r है। तो आपको पूछे बच्चों की यदि इसके बीच की दूरी डिस्टेंस है ना, इसको दुगनी कर दिया जाए, r को क्या किया जाए? दुगना कर दिया जाए। दुगना कर दिया जाए तो नया फोर्स क्या हो गया? नया बल क्या होगा? नया बल क्या होगा? तो देखो इसमें बच्चों हम यदि r को क्या करना है? दुगना कर दिया जाए तो नया फोर्स क्या होगा? तो इससे भी बच्चों इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कि जो हमारा जो f है वो मैंने कल बताया था उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कल हमने यही तो बताया था, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक का बताया क्या था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड, दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रकृति का बल, यह क्या होता है? आकर्षण प्रकृति का बल, जो द्रव्यमान के गुणनफल के तो क्या होता है? समानुपाती, तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसने बोला दूरी, दूरी को किया तो मास तो वही रहेगा, है ना। डिस्टेंस दूरी को क्या कर दिया? दुगुना कर दिया। तो हमारा जो नया फोर्स क्या हो जाएगा? तो नया फोर्स कितना हो जाएगा? तो एफ तुम्हारे पास 1/r, आर को कितना कर दिया है? दुगुना कर दिया है, 2r का स्कोर कर दिया है। तो हमारी इक्वेशन एक मान लो इसको। हमारे पास करेंगे 2 का स्कोर कितना हो गया? 4। ये क्या आ गया? आर स्कोर। तो ये देखिए, तो ये आ गया 1/r स्कोर आ गया। और ये कितना था? आर स्कोर। तो ये कितना है? एफ। तो नया फोर्स हमारा कितना आ जाएगा? F/4 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन आप बच्चों करना, और हम भी आपको आगे ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है सदिश निरूपण, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल पड़ा है, इसका सदिश निरूपण। तो सदिश निरूपण कैसे करते हैं, इसका सदिश निरूपण पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल पड़ा है ना, इसका सदिश निरूपण। तो जो इसका हम एक्चुअल में जो फोर्स होता है, आपको पता है कि कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो हम मानते हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम है, निकाय है, इसमें ये एक्स है और इसमें क्या है, वाई है, और ये जेड है, ठीक है। तो इसमें दो पिंड रखे गए हैं, एक कण यह है और दूसरा कण यहाँ पे रखा गया है, और इसका जो मूल बिंदु है वो क्या है, ओ। तो इस पिंड का जो कण है उसका द्रव्यमान m1 है, और इस पिंड का द्रव्यमान है वो m2 है। तो इस निकाय में रखा गया है, और ये निकाय में रखा गया है, ठीक है। और इस मूल बिंदु के सापेक्ष जो m1 का जो स्थिति सदिश है वो r1 वेक्टर है, और इस m2 का जो स्थिति सदिश है वो कितना है, r2 वेक्टर। देखो ये हमारा सिस्टम है, निकाय है। इस निकाय के अंदर दो पिंड को रखा गया है। इस पिंड का द्रव्यमान कितना है, m1 है, और इसका m2 है ना। और इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है, r1 है, और इसका स्थिति सदिश कितना है, r2 है। तो बच्चों जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, क्या पढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आपको पता है कि ये m1 है और इसका द्रव्यमान कितना है, m2 है। तो आपको पता है कि m2 m1 पे फोर्स लगाएगा और m1 m2 पे फोर्स लगाएगा। लेकिन इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अट्रैक्शन की होगी, आकर्षण प्रकृति का होगा। तो आकर्षण प्रकृति का होगा। तो हम मानते हैं कि माना कि किसी निकाय में, माना कि किसी निकाय में m1 व m2 द्रव्यमान के कण है, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 का वेक्टर व r2 का वेक्टर है। इसके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है, r1 का वेक्टर और r2 का वेक्टर है। तो बच्चों आपको पता है कि जब ये दो पिंड है तो इसमें फोर्स लगेगा, और भी कैसा लगेगा, r2 वेक्टर है। तो अब देखो बच्चों, ये m2 है, वो किस पे फोर्स लगाएगा, m1 पे लगाएगा, है ना। तो m2 फोर्स किस पे लगाएगा, m1 पे लगाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, m2 की ओर होगी। क्यों, क्योंकि ये आकर्षण प्रकृति का होता है। तो ये जो फोर्स लगा रहा है वो कितना है, 2 है। तो 2 के कारण 1 पे लगने वाला फोर्स है वो किस तरफ लगेगा, m2 की ओर लगेगा। और आपको पता है कि जो इसकी क्रिया रेखा की जो दिशा है वो डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस डायरेक्शन इस तरफ होगी। इसका मतलब जो r12 की जो डायरेक्शन है वो तो इस तरफ होगी, है ना। और फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। इसी प्रकार m1 किस पे फोर्स लगाएगा, m2 पे। तो देखो मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि दो हमारे, देखो ये पिन है ना, इस डिस्टेंस है। तो ये कह रहा हूँ मैं, कितना है, m2 है, और ये कितना है, m1 है। तो m2 के द्वारा m1 पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वो किस तरफ लगेगा, आकर्षण प्रकृति है तो अपनी ओर लगेगा। और मैं कह रहा हूँ कि जो फोर्स लग रहा है 2 के कारण 1 पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, m21 है। लेकिन इसकी जो दिशा, इसकी दिशा कौन बनाएगा, यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर होगा, वो यूनिट वेक्टर किस तरफ होगा, इसका यूनिट वेक्टर दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, है ना। m2 से m1 की होगी दिशा, क्या होगी, m2 से m1 की ओर। 2 से कहाँ होगी, 1 की ओर। इसकी दिशा क्या होगी, 2 से 1 की ओर होगी। अब मैं कह रहा हूँ कि ये m1 है, तो m1 भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, m1 अट्रैक्ट करेगा 1 के कारण 2 पे लगाया गया फोर्स, ये हमें इसको अट्रैक्ट करेगा। हाँ, ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरफ। लेकिन इसकी जो दिशा होगी वो कैसे होगी, ये 1 2 से कहाँ है, 1 की ओर। तो ये हो जाएगा इसके जो एकांक यूनिट वेक्टर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 2, है ना। तो देखो इसके जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल है ना, अपोजिट है। लेकिन इसकी ये भी, ये देखो ये भी क्या है, इक्वल है, लेकिन ये क्या है, दिशा क्या है, एक दूसरे की विपरीत है। तो हम इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या लगेगा, इसकी दिशा आ जाएगी, और यहाँ पे फोर्स लगेगा। वो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, अभी मैंने बताया, फोर्स लगेगा एफ का वेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 आ जाएगा। तो 1 के कारण 2 पे लगने वाला फोर्स, 1 के कारण 2 पे, ये इसका मतलब क्या है, 1 के कारण 2 पे लगने वाला फोर्स, 2 के कारण 1 पे लगने वाला फोर्स है। तो हम क्या लिखेंगे कि दूसरे कण m, है ना, दूसरे कण m2 के द्वारा m1 पर लगने वाला कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, हमारे पास आ जाएगा F का वेक्टर 1 2 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, F का वेक्टर 1 2 आ जाएगा। हमारे पास हम मानते हैं कि हमारा जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स का फॉर्मूला आया था इसका आदिश रूप, बल वैसे सदिश होता है, इसका आदिश रूप कैसे लिखते थे, G m1 m2 अपॉन r इसको लिखते थे, ये फॉर्मूला लिखते थे। हमारे पास क्या आ जाएगा, F12 फोर्स कितना लग रहा है, और हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट G, और इसका मास हमने कंसीडर किया है, दोनों का कितना किया है, m1 और m2 किया, m1 को क्या किया है, m2 किया। अब इसके बीच की दिशा, दिशा देखो 2 से 1 की हो, कुछ इसका दूरी मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी r, r का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। लेकिन इसकी दिशा लिखेंगे, दिशा भी लिखनी है, हम क्या लिख रहे हैं, वेक्टर लिख रहे हैं। तो आपको पता है कोई भी जब वेक्टर लिखा जाता है तो उसके साथ उसका जो मैग्नीट्यूड और उसका क्या लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट एकांक सदिश भी दिशा, एकांक यूनिट वेक्टर भी साथ में लिखा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सदिश कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे हमें सदिश कैसे लिखेंगे, ये हो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, 1 से 2 की ओर। लेकिन देखो बच्चों, ये फोर्स लग रहा है इधर, और इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है, इसका मतलब ये विपरीत दिशा में, कैसे है ना, इसकी इसलिए माइनस क्या शो कर रहा है, ये आकर्षण प्रकृति का है ना, ये इधर लग रहा है, इसकी दिशा किधर है, इधर है, तो यह क्या माइनस आ गया, हमारे पास ये समीकरण आ गया 1। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार पहले कण m1 के द्वारा, पहले कण m1 के द्वारा है ना, वो लगने वाला फोर्स कितना था, F2, m1 के द्वारा m2 पर लगने वाला बल। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा आपको पता है, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे, क्या लिखा देखो, मैंने लिखा है F12, लेकिन ये क्या लिख रहा है, पहले कण के द्वारा, तो पहले कण के द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल, पहले कण के द्वारा दूसरे पर लगने वाला जो बल है, और कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वो कितना आ जाएगा, जी, हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट जी चेंज नहीं होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, मास m1 m2, और हमारा इसके पास क्या आ जाएगा, r स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या आ जाएगी, मैंने भी बताया इसकी दिशा क्या आ जाएगी, देखो अभी लिखा था क्या आ जाएगी, r2 1 आ जाएगी, लेकिन ये भी क्या आ जाएगा, माइनस, फोर्स इधर लग रहा है, ये इधर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, ये हमारा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का काम ये होता है दिशा बताना, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश का काम होता है दिशा को बताना, तो ये दिशा बता रहा है, ठीक है। हमारे पास ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया बच्चों, क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 आ गए। अब चित्र के अंदर देखिए, चित्र में अब बताइए, जो हमारे पास R21 है, R21 का कैप, R21 का दिशा है ना, दिशा को कैप से लिखेंगे, कैप बराबर, ये एक दूसरे कैसे है, विपरीत दिशा में, तो माइनस क्या है, R12 का कैप, है ना, दोनों इक्वल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास देखो समीकरण इसमें देखिए, R21 और R12, तो इस समीकरण के अंदर क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 के अंदर मान रख दीजिए, हमारे पास समीकरण 2 के अंदर मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 का वेक्टर, 2 1 का वेक्टर, हमारे पास क्या आ जाएगा, जी m1 m2 अपॉन क्या आ जाएगा, r स्क्वायर, और ये क्या है माइनस, तो मैं माइनस को आगे लिख देता हूँ, और ये वापस क्या है, R21 की जगह क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, R12 का कैप आ जाएगा। तो हमारे पास ये समीकरण नंबर कौन सा प्राप्त हो जाएगा, 3। तो समीकरण 1 व समीकरण 3 को देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखिए, तो देखो gm1m2 अपॉन r स्क्वायर r12, gm1m2 r स्क्वायर और r12, तो समीकरण हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास समीकरण 1 व 3 से आ जाएगा F21 का वेक्टर, देखो ये क्या था माइनस, तो ये आ गया माइनस, और पूरी वैल्यू किसके बराबर है, पूरी वैल्यू F12 के बराबर है, F12 के बराबर है। इसका मतलब यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, इसका मतलब हमें यहाँ से प्राप्त हुआ कि इस पे जो लगने वाला फोर्स, तो परिमाण में तो क्या होता है, बराबर है ना, इसको परिमाण कैसे लिख सकते हैं, F12 का वेक्टर बराबर F21 का वेक्टर। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इस पे लगने वाला जो दो पिंड है, दो कणों के मध्य जो लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो परिमाण में तो क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अतः इस समीकरण से स्पष्ट है कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होता है। और ये कौन से नियम का पालन करता है, मैंने अभी बताया था, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पढ़ा था हमने, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया नियम का भी पालन करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम,
का क्या करता है, पालन करता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो बच्चों हमने ये इसको इसका क्या लिखा है, सदिश निरूपण किया। तो सदिश निरूपण किया तो हमने हमारे पास पता लगा कि इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो दो पिंडों के मध्य लगने वाला एक आकर्षण प्रकृति का फोर्स होता है, तो परिमाण में तो क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन दिशा में एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है बच्चों। तो और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर हमने पढ़ा था, और मैंने कल बताया था, क्या बताया था बच्चों, कि जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि जो जी है वो क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक है। क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक है ना। इसको मैंने बोला था कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू बताई थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कल मैंने बच्चों बताया था आपको, है ना। तो ये वैल्यू किसने दी थी, आपको पता होगा किसने दी थी, आपको पता है ना। आपको पता है, मेरे को लगता है, क्योंकि आपने कल पढ़ा होगा। तो ये दी थी कैवेंडिश ने, किसने दी थी, कैवेंडिश ने दी थी, और इस प्रयोगशाला में प्रयोग करके इसका वैल्यू का मान ज्ञात किया था। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, अभी वो पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थिरांक का मापन। तो ठीक है बच्चों, हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थिरांक का मापन। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गुरुत्वीय स्थिरांक का मापन है। तो हम लिखेंगे, हमारी हेडिंग डाल देंगे गुरुत्वीय, आप भी हेडिंग डाल देना, गुरुत्वीय नियतांक का मापन। गुरुत्वीय नियतांक का क्या पढ़ेंगे, मापन। तो हम जी की वैल्यू का मान निकालेंगे, और आपको पता है कि जी की वैल्यू हमने कल ये दिया था, तो वो दिया था कैवेंडिश ने। तो कैवेंडिश ने प्रयोग करके बताया। तो ये जी का मापन किसने किया, ये मापन किया था, मैंने बताया अभी, किसने किया था, कैवेंडिश ने प्रयोग द्वारा, प्रयोग द्वारा जी गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वा गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम में जी का मापन किया। किसका किया, जी का मापन किया। किसने किया, कैवेंडिश ने। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि गुरुत्वीय नियतांक जी का मापन किसने किया था, कैवेंडिश ने किया। तो कैवेंडिश ने क्या किया, तो एक बार आप देखिए, इन्होंने एक तार लिया, इन्होंने क्या लिया, एक तार लिया, और तार पे एक नगण्य द्रव्यमान की एक छड़ ली। इन्होंने क्या किया, एक नगण्य द्रव्यमान की छड़ ली, और दो शीशे के गोले लिए, और छोटे गोले लिए। इन छोटे गोले का इन्होंने द्रव्यमान जो कंसिडर किया वो कितना किया, एम किया। तो उन्होंने एक छड़ ली, और छड़ को एक तार से उन्होंने लटकाया, और इस छड़ का जो द्रव्यमान था वो कितना था, नगण्य था, और जिसकी छड़ की लंबाई थी वो कितनी थी, एल थी। इसकी लंबाई कितनी थी, एल थी। और इन्होंने दूसरे दो गोले लिए, विपरीत दिशा में दो बड़े गोले लिए, और दोनों बड़े गोले की जो द्रव्यमान था वो उसने माना कैपिटल एम माना। बड़े जो गोले थे उन्होंने का द्रव्यमान कितना माना, कैपिटल एम माना। तो बच्चों आपको भी पता है कि मैंने अभी जो गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ रहे हैं उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, आकर्षण प्रवृत्ति। तो ये पिंड, ये क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। तो ये अब क्या करेगा, अब ट्रैक करेगा, इस पिंड को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ट्रैक क्यों करेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण फोर्स कैसा होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। इसी प्रकार ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, बलागुण उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, बलागुण। बलागुण क्यों उत्पन्न होगा, देखो तो आपको बच्चों, आपने बलागुण के बारे में पढ़ा है ना। बलागुण को जिससे टो से लिखते हैं। तो हमारे पास देखो, ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये तरफ करेगा, तो इसको क्या करेगा, ऐसे घुमा देगा। जैसे हमारा सड़ है ना, तो इस प्रकार इसको क्या करेगा, घुमा देगा। लेकिन जैसे ये सड़ घूम जाएगी, तो ये देखो दोनों बल तो क्या है, बराबर, ये इधर लग रहा है, और ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर लगता है। तो दोनों बल परिमाण में तो बराबर, लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण इसका शून्य हो जाता है। लेकिन इसमें बलागुण उत्पन्न हो जाता है, शून्य होने के कारण इसमें क्या हो जाता है, बलागुण उत्पन्न हो जाता है। तो ये बलागुण हम निकाल देंगे, तो इसके कारण बलागुण उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन जैसे ये इस सड़ से बंधा हुआ है, जैसे ये ऐसे घूमेगा, क्या करेगा, बलागुण के कारण क्या करेगा, घूमेगा। तो घूमने के कारण इस तार के अंदर क्या हो जाएगी, ऐठन उत्पन्न हो जाएगी। तार के अंदर क्या हो जाएगी, मरोड़। ऐठन को क्या बोलते हैं, मरोड़ उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे ये तार घूमेगा, तो तार क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो तार मुड़ जाएगा, तो जितना ये बलागुण लगाया है इसके विपरीत दिशा में इसको क्या करेगा, वापस घुमाने करेगा। तो संतुलन की स्थिति में प्रत्यानयन बल आगुण उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके ऐठन के कारण यहाँ पे प्रत्यानयन बल आगुण उत्पन्न हो जाएगा। तो हम वो संतुलन की स्थिति ज्ञात कर लेंगे, और हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे, जी का मान करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मापन किया, तथा इन्होंने, कैवेंडिश ने क्या किया, इन्होंने दो छोटे गोले, दो छोटे शीशे के गोले, जिनका द्रव्यमान, जिनका
द्रव्यमान स्मॉल एम माना। द्रव्यमान कितना माना? स्मॉल एम को एक नगण्य द्रव्यमान की छड़ के सिरे पर लगाकर नगण्य द्रव्यमान की छड़ के सिरे पर लगाया। वह एक दृढ़ आधार पर तार से लटकाया गया। तार से क्या गया बच्चों? लटकाया गया। सॉरी बच्चों, कोई कॉल आ गया तो इसलिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो तार से क्या किया गया? लटकाया गया। तो इसके कारण आपको पता है, जब तार से लटकाया गया तो ये फोर्स किधर लगेगा? ये फोर्स इधर लगेगा, और ये फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। इस फोर्स लगने के कारण एक दूसरे की दिशा क्या है? विपरीत। तो लगाया गया तथा इसके विपरीत दिशा में दो बड़े शीशे के गोले को क्या किया? लगाया गया, और जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम। तो इसका द्रव्यमान क्या माना? इसका द्रव्यमान कैपिटल एम माना। तो देखो बच्चों, मैंने अभी बताया कि ये एक फोर्स तो लग रहा है इधर और एक फोर्स लग रहा है इधर। तो इसको क्या करेगा? इसको घुमाने की कोशिश करेगा। इसको क्या करेगा? ऐसे घुमाएगा। लेकिन घुमानेगा तो लेकिन दोनों बल तो संतुलन की अवस्था में कितना जाएंगे? शून्य। तो बल तो शून्य हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो अतः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा? बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे क्या उत्पन्न होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण बल उत्पन्न हो जाता है, लेकिन दोनों ये कितना होते हैं? शून्य होते हैं। तो हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल वो क्या होता है? आप जानते हैं बच्चों, होता है F बराबर होता है G, और हमने इसका मास माना है स्मॉल का m, और ये इसका मास माना है कैपिटल M, और इसके बीच की डिस्टेंस में मान लेता हूँ r स्क्वायर। इसका मान क्या है? r स्क्वायर है। तो हम मानते हैं कि Gm अपॉन r स्क्वायर हो गया। लेकिन अभी बताया, अतः उत्पन्न बल आघूर्ण, तो इसमें क्या जाएगा? बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण क्या होता है? कोई भी एक बल तथा उनके बल के मध्य की सीधी लंबवत दूरी। तो बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण बच्चों कैसे लिखते हैं? बल युग्म आघूर्ण को टो से लिखते हैं। तो कोई भी एक बल लीजिए, ये भी लिए, हाँ, तो कोई भी एक बल लीजिए, और इनकी मध्य की लंबवत सीधी दूरी। तो यहाँ से इसकी लंबवत सीधी दूरी कितनी होती है? L। तो दूरी कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। तो F क्रॉस हमारे पास क्या जाएगा? L आ जाएगा। तो हमारे पास समीकरण कितना आ गया? 2 आ गया। तो समीकरण 1 से हमारे पास टो बराबर क्या हो जाएगा? बताइए। टो बराबर हमारे पास हो जाएगा, F की वैल्यू रख दीजिए, G m स्मॉल m, एक स्मॉल m है, एक कैपिटल M, अपॉन क्या है? R स्क्वायर। और हमारे साथ इसका क्या आ जाएगा? ये 3। हमारे पास समीकरण नंबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बच्चों एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए, अब हमारे पास मैंने क्या कर दिया, इसमें देखो दो फोर्स लग रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट है, वो शून्य हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि इसमें बल आगमन उत्पन्न हो जाता है, बल युग्म आगमन उत्पन्न हो जाता है, जो इसको क्या करता है? घुमाने की काम करता है। तो बच्चों जैसे ये घूमेगा, तो ये जैसे डोरी है, तो डोरी है, तार है, तो तार के अंदर क्या हो जाएगा? ऐठन उत्पन्न हो जाएगा। तार के अंदर क्या हो जाएगा? ऐठन उत्पन्न हो जाएगा। तो तार में ऐठन उत्पन्न होने के कारण तार में प्रत्यानयन ऐठन उत्पन्न हो गया था, तो तार में प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। तो तार में प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण वो भी क्या हो जाएगा? टो हो जाएगा। तो जो तार के अंदर जो प्रत्यानयन बल जैसे ये घूमेगा, तो ये इसको विपरीत दिशा में घुमाने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। तो ये जो होता है वो क्या होता है? कोणीय जो विस्थापन होता है थीटा के क्या होता है? समानुपाती होता है। थीटा के क्या होता है? समानुपाती होती है। अब दोनों की दिशा होने के कारण यहाँ पे क्या आता है? माइनस आता है। जैसे समानुपाती हटाते हैं तो हमारे पास एक ऐठन नियतांक आ जाता है,
जो होता है सी, जिसको बोलते हैं वो जिसका नाम ऐंठन नियतांक कहते हैं, वो होता है सी थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा टो बराबर क्या आ जाएगा, सी थीटा, है ना। तो टो बराबर क्या आ जाएगा, सी थीटा आ जाएगा। जहां सी क्या है बच्चों, जहां सी है, सी ऐंठन नियतांक है, क्या है, ऐंठन नियतांक है ना। इसको मरोड़ती नियतांक भी कहते हैं, ऐंठन नियतांक क्या कहते हैं, या मरोड़ती नियतांक। इसका मतलब ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, जैसे ये मेरे पास बॉक्स है, तो ये बॉक्स क्या करेगा, ऐसे घूमेगा ना, तो ऐसे घूमेगा तो देखो ये घूमता घूमता इसमें ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐंठन। तो इसके मध्य जो बनेगा वो कोण क्या बनेगा, थीटा। तो वो कोण क्या लिया मैंने, थीटा लिया बच्चों, क्या लिया है, थीटा लिया। तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा, तो हमारे पास ये समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर ये 4। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा बच्चों, तो ये जैसे ही इसमें ऐंठन उत्पन्न हुआ वो बल, और ये जो बलागुण के कारण दोनों बल क्या हो जाएंगे, बलागुण क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे कि संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे हमने ये निकाला 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो हमारे पास मान आया था, तो समीकरण हमारे पास हो जाएगा समीकरण 4, जो भी 3 है वो इक्वल किसके हो जाएगा, समीकरण 4 के हो जाएगा, समीकरण 4 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास जो जी की वैल्यू है, हमारे पास देखो जी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम, तो का वैल्यू लिखते थे। तो कैपिटल एम, और इस बड़े गोले का क्या था, द्रव्यमान, और छोटे पिंड का गोले का द्रव्यमान कितना था, स्मॉल एम। और नीचे हमारे पास क्या जाएगा, आर स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई किससे था, एल से, और हमारे पास क्या आ गया, सी थीटा। लेकिन हमें किसका मापन करना था, गुरुत्वीय नियतांक जी का मापन करना था, और किसने किया था, केविंडिश ने किया था। तो ये जाएगा सी थीटा। तो हमारे पास जी बराबर क्या आ जाएगा, देखो सी थीटा, और क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और हमारे पास स्मॉल एम, कैपिटल एम, और एल आ गया। इसका मतलब यदि थीटा का जो मान रखे, इस समीकरण हमारे पास जो समीकरण 5 प्राप्त हुआ है हमें, इस समीकरण 5 के अंदर में क्या करना है, समीकरण 5 में थीटा का मान रखने पर, तो समीकरण 5 में थीटा का मान रखने पर हमें जी का मान तो जो प्राप्त होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 की पावर 675 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। इसका मान कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये मापन किसने किया था, केविंडिश ने किया था, है ना। तो आप बच्चों देखो केविंडिश के बारे में कथन भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि केविंडिश ने पृथ्वी को तोल दिया था, पृथ्वी को क्या कर दिया था, तोल दिया था। इनके दोनों विधि के जी का मान, और वहां से यदि मान रख के तो फिर अर्थ का क्या कर दिया था, मास कैलकुलेट कर दिया था, किसने, केविंडिश ने। तो इसका कथन भी है एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि पृथ्वी को केविंडिश ने तोला था, है ना। अपने तो नहीं तोला, लेकिन उन्होंने तोला था, तो ऐसा कथन भी लिखा हुआ है। तो बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरों को वीडियो शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अच्छे हमें भी आप लाइक और शेयर करने से हमें भी क्या मोटिवेटेड होंगे, और हम अगला नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। तो बच्चों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। बच्चों धीरे धीरे सब कुछ हो सकता है, आप पढ़ाई करोगे तो आपका अच्छा प्रोग्रेस होगा। और ये आपको पता है कि 11th क्लास का बहुत कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हमारे पास 12th क्लास को भी अच्छे से समझ पाएंगे बच्चों। तो थैंक यू बच्चों देखने के लिए।